हाय स्टूडेंट्स, मित्रों नमस्कार। हम सभी लगातार इस मंच पर आधुनिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश काल में आधुनिक तरीके से शिक्षा देने का प्रयास अंग्रेजों का रहा। अंग्रेजों ने कहा कि हमने भारत में पाश्चात्य तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान हम दिए हैं, तभी भारतीयों का विकास हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि तकनीकी शिक्षा की शुरुआत, आधुनिक तकनीकी शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई, लेकिन पूर्णतः भारतीयों का उद्देश्य टारगेट न करके उन्होंने अपना उद्देश्य बनाए रखा। अब मैं आपसे अगली कड़ी में प्रवेश की बात कहा था पिछले वीडियो में कि आज हम उसके आगे आपको लेके चल रहे हैं। हम आपको प्रारंभिक शिक्षा के विकास की शुरुआत किया, जहां 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। 1813 से 33 के चार्टर एक्ट में दोनों में प्रावधान था, ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रावधान 13 में था और फिर उसी प्रावधान को रिपीट किया गया, माने प्रेशर दिया गया कि नहीं इसे खर्च किया जाए, इतना तो श्योर किया जाए। इसीलिए लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। वो भले ही विवाद को सुलटाने के लिए था, लेकिन विवाद पर इतना केयरफुल होना सरकार का इसीलिए संभव हुआ उस समय गवर्नर जनरल का, क्योंकि माने उनके ऊपर ये प्रेशर था कि भारत के शिक्षा के सेक्टर में भी धीरे धीरे आप जो है इंटरेस्ट लेना शुरू किए रहे। तो उसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा अब अगला जो चरण है, उन्हीं प्रावधानों के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने इस कमीशन की नियुक्ति की थी 1853 एडी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा नियुक्त हुई थी यह समिति, ठीक है। और इसने रिपोर्ट, चार्ल्स वुड की जो रिपोर्ट है वो 54 में आई। अब चार्ल्स वुड के लिए जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, इसका आधार क्या था बेटा? तो इसका आधार ये था कि शिक्षा के विकास के लिए, माने भावी शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया। नहीं, यही इनको सौंपा गया था। चार्ल्स का डिस्पैच है क्या? यही है कि भावी शिक्षा का विकास किस प्रकार हो। तो इसने शिक्षा के हर सेक्टर पर सिफारिश की, चाहे वो उच्च शिक्षा रही हो, चाहे वो मध्यवर्ती शिक्षा रही हो, अथवा बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा रही हो, सब पर इसने सिफारिश की। तो सबसे पहला मुद्दा था भाषा संबंधी। तो इसने क्या क्या किया? इसने कहा, माने इसके प्रमुख प्रावधान, जब हम इसके प्रमुख प्रावधान की बात करते हैं तो ध्यान से समझिए कौन कौन से मुद्दे थे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। दूसरा, मध्यवर्ती शिक्षा का माध्यम दोनों भाषाएं, माने एंग्लो वर्नाकुलर माने आंग्ल एवं क्षेत्रीय भाषा। एंग्लो वर्नाकुलर का माध्यम एंग्लो वर्नाकुलर हो, माने अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। बेसिक प्राथमिक शिक्षा
का माध्यम स्थानीय भाषा। ठीक है, तो भाषा संबंधी इसने विवाद को लगभग किनारे कर दिया कि हायर एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में हो, है ना। मध्यवर्ती शिक्षा चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो, मध्यवर्ती शिक्षा का माध्यम जो एंग्लो वर्नाकुलर हो, माने क्षेत्रीय भाषा भी हो और अंग्रेजी भी हो। लेकिन बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा की बात हो तो उसका माध्यम हमेशा स्थानीय ही रखा जाए, तभी जाके उचित होगा। ठीक है, तो अब इसके अलावा क्या कहा इसने कहा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर प्रेसिडेंसी नगरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को सरकार ने मानते हुए यहां आप यूं समझिए, ब्रैकेट में बात समझिए, 1857 एडी में इसी के आधार पर कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में, बंबई कहा जाता था उस समय, बंबई में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इनमें सबसे पहले कोलकाता में। ठीक है, तो ये माने इसी सिफारिश का परिणाम था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर वहां पर ये स्थापित किए गए। अब इसके अलावा इसने सिफारिश की कि लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना होनी चाहिए। तो आपने इतनी चीजें समझी, अभी इसकी सिफारिशें और हैं, जैसे कि लोक शिक्षा विभाग हर प्रेसिडेंसी नगरों पर में स्थापित किया जाए। तो अब इसको भी आप ध्यान से सुनिए। हर प्रेसिडेंसी नगरों पर में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। पहले भी माने शिक्षा संबंधी कुछ समितियां थी, लेकिन उन सब को समाप्त करके माने इसने ये रिपोर्ट दी कि वो सारी पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करके उसकी जगह पर इसको स्थापित किया जाए। प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण स्कूल माने ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल खोले जाएं। ठीक है, महिला शिक्षा माने स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रोत्साहन दिया जाए। तो ध्यान से समझिए, आपने हायर एजुकेशन में देखा कि विश्वविद्यालय स्थापना की गाइडलाइन इसने दी। फिर आपने देखा कि माध्यमिक स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल खोले जाएं या दोनों भाषा के लिए काम किया जाए। प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा भाई देखिए, भाषा को विशेष विवाद बनाया गया था मैकाले समिति में, तो इसीलिए इन्होंने बैलेंसिंग करके दिखाया। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना का जोर दिया गया। तो 1857 एडी में भारत में पहले विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई में स्थापित हुए।
और इसके पश्चात इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग होनी चाहिए। पहले शिक्षा समितियां थीं, लोक शिक्षा समिति, शिक्षा परिषद थी, तो उसको कहा रिप्लेस कर दीजिए, उसकी जगह पर ये तो शिक्षकों के प्रशिक्षण कॉलेज खोले जाएं, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। ये सारे माने ये बड़ा ही पॉइंटेबल बात है कि यह प्रथम प्रयास था। क्वेश्चन बहुत बार आता कि प्रथम सरकारी प्रयास है ना, ये पहली बार सरकारी स्तर पर महिला शिक्षा की बात की गई थी। हालांकि भारत में महिलाओं की शिक्षा से संबंधित पहली आवाज़ ईसाई मिशनरियों ने उठाई थी, लेकिन साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच में ऐसी सिफारिश की गई। ठीक है, और व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए, ऐसा इन्होंने सिफारिश की थी। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, माने उच्च स्तर पर। इसके अलावा शिक्षा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये भी सिफारिश इसी चार्ल्स वुड के डिस्पैच में दी गई थी। इसीलिए चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, क्योंकि भाई देखो शिक्षा के प्रत्येक सेक्टर में, प्रत्येक क्षेत्र में सिफारिश की और इसे एज इट इज सरकार ने लागू किया, तो इसीलिए इसे चार्ल्स वुड को क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो बार बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई चार्ल्स वुड के डिस्पैच में कौन सी बातों की सिफारिश की गई थी, तो ऐसे क्या क्या बातें उसमें सम्मिलित थी, तो अब सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब इसके पश्चात शिक्षा का कार्य चलता रहा इसी चार्ल्स वुड के डिस्पैच पर, और जो लगभग 1881 एडी तक एज इट इज चलता रहा। उसके पश्चात जब लॉर्ड रिपन का समय आया, तो लॉर्ड रिपन ने पूरी माने चार्ल्स वुड के आधार पर दी जा रही शिक्षा की जांच के लिए W. हंटर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसे बोलते हैं हंटर कमीशन। तो अगला जो शैक्षणिक विकास का टॉपिक है वो है हंटर कमीशन, तो उसको भी आप जाने। W इसको यूं समझे, W हंटर आयोग, ठीक। 1882 ये इसका गठन किसने किया? लॉर्ड रिपन द्वारा 1854 एडी में किए गए प्रावधानों की समीक्षा करना एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए सिफारिशें करना। ये उद्देश्य था, ठीक है। तो ये इसका नियुक्ति का उद्देश्य था। अब W हंटर ने अपना प्रावधान प्रस्तुत किया, तो प्रमुख क्या सिफारिशें की? प्रमुख सिफारिशें अथवा प्रावधान
अब जब हम इसमें आते हैं तो बंदे ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में। और माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय निकायों को उत्तरदायी बनाना चाहिए, है ना। सरकार इसमें 1/3 रहे, सरकारी प्रावधान 1/3 रहे। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए भी थोड़ा सा गाइडलाइन दिया। स्पेशली देखिए क्वेश्चन आता है कि हंटर कमीशन स्पेशली किसके लिए था, तो आपको स्थानीय शिक्षा, तो माने स्थानीय क्या रोल होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा में, उसके लिए प्रावधान करने की बात कही थी। लेकिन क्योंकि चार्ल्स वुड के डिस्पैच की भी जांच करना था, तो शिक्षा के प्रत्येक सेक्टर में कुछ न कुछ इसने माने अपनी सिफारिशें की। तो विशेषकर आपको प्राथमिक शिक्षा पर इसको ध्यान देना पड़ेगा। हाईलाइट किसको किया, प्राथमिक शिक्षा को। और उसके पश्चात दिया तो हर जगह, तो उच्च शिक्षा में भी दिया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे सरकार का हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गए। अब आप ध्यान से समझिए, इसमें इन चीजों की सिफारिश के अलावा यह भी कहा गया कि नैतिक शिक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नैतिक, ये विशेष ध्यान आपको रखना है। नैतिक शिक्षा का या नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नहीं सुधार हुआ इसलिए उस पर खेद किया। स्त्रियों की शिक्षा का उचित विकास न होने पर खेद व्यक्त किया गया। तो आप ये समझिए ध्यान से, माने प्राथमिक शिक्षा को में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय निकायों को उत्तरदायी बनाना चाहिए। सरकार फिर भी 1/3 अपना योगदान करती रहे, ध्यान से समझना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे सरकार को अपना हस्तक्षेप कम करना चाहिए और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा का विकास उस गति से नहीं हुआ जैसी उम्मीद थी, इसके लिए खेद व्यक्त किया कि इन फ्यूचर इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इसका विकास सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आपके हंटर आयोग की रिपोर्ट है जो हमने आपसे शेयर किया। ये माने इसी के आधार पर कार्य संपन्न होता रहा और अंततः
फिर से जब साम्राज्यवादी कर्जन आया, क्योंकि भारत में उस समय थोड़ा सा राष्ट्रवादी सोच विश्वविद्यालय स्तर पर विकसित हो रही थी, तो जब लॉर्ड कर्जन आया तो उसने विश्वविद्यालय शिक्षा या उच्च शिक्षा पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पूरी योजना बनाई। इसके लिए उसने शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां लगभग 500 उस समय के विद्वानों को आमंत्रित किया और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि उच्च शिक्षा में सरकार का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए, सरकार को नीति निर्माता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, इसके लिए 1902 एडी में थॉमस रैले कमीशन की नियुक्ति की, जिसमें 2 भारतीयों की भी बात रखी गई। तो मैं आपको उसमें अब उसको भी बताना चाहूँगा, तो ध्यान से समझिए। थॉमस रैले कमीशन, थॉमस रैले कमीशन 1902 एडी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उच्च शिक्षा में सरकार का नियंत्रण स्थापित करने हेतु सिफारिशें करना, सिफारिशें करना, ये इसका उद्देश्य था। इसमें भारतीय सदस्य भी नियुक्त हुए थे। तो कौन कौन से भारतीय सदस्य थे? इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी व गुरदास बनर्जी, है ना। तो ये इसमें इनका ये भारतीय सदस्य थे। तो प्रमुख प्रावधान क्या इसमें किया गया? प्रमुख प्रावधान, तो प्रमुख प्रावधान किस रूप में सामने आया? थॉमस रैले कमीशन की सिफारिश पर 1904 एडी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। तो इसके क्या क्या प्रावधान थे? पहली चीज, विश्वविद्यालयों के सीमा निर्धारण संबद्ध कॉलेजों की मान्यता, संबद्ध कॉलेजों की मान्यता देने एवं
शिक्षकों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप होगा, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें सिफारिश की है कि जो है सीनेट से संबंधित भी प्राचीन विश्वविद्यालयों में 50 से 100 सदस्य होने चाहिए। 100 सदस्य माने इसकी सीनेट नए विश्वविद्यालयों में 40 से 75 सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरा प्रयास थॉमस रैले कमीशन का, कर्जन का विशेष। थॉमस रैले कमीशन किसका प्रावधान है? कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने इसकी नियुक्ति की थी और इसमें 2 भारतीय सदस्यों को जोड़ा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी को। इसका मोटो था कि आप सिफारिश करें, आप प्रावधान बताएं कि किस प्रकार माने उच्च शिक्षा में सरकार अपना शिकंजा कस सकती है। तो उसका सीधे थॉमस रैले ने कहा कि एक एक्ट बना लेना चाहिए और जिससे सारा कार्य उसका सरकार के हस्तक्षेप से ही हो। तो चाहे उसके सीमा निर्धारण में, चाहे संबद्ध कालोग्रहों को मान्यता देने में, अथवा प्रोफेसरों और रीडरों की नियुक्ति में, है ना, इन सब में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। सीनेट सदस्यों की भी संख्या को निर्धारित किया गया क्योंकि पहले अनियंत्रित इसकी वृद्धि होती थी। तो ये सारी चीज़ें थॉमस रैले कमीशन को आधार बनाकर 1904 एडी के विश्वविद्यालय एक्ट में सब चीज़ों को सम्मिलित करके पारित किया गया। उस समय कोलकाता विश्वविद्यालय के जो माने अध्यक्ष थे उस समय वीसी बनाए गए थे आशुतोष मुखर्जी, है ना। उन्होंने, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी ने इस प्रावधान का विरोध किया था कि इससे स्वायत्तता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आप बेहतर तरीके से चार्ल्स वुड का डिस्पैच, हंटर कमीशन और थॉमस रैले कमीशन के चीज़ों को, सिफारिशों को आपने समझ लिया और जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल की बात हो, चाहे वो फैक्ट बेस की बात हो। तीनों चीज़ों को मैंने समाहित कर दिया। अब आप इसके माध्यम से उच्च परीक्षाओं में, चाहे सामान्य परीक्षाओं में उच्च अंक हासिल कर सकते हैं शिक्षा संबंधी विकास में। बहुत बहुत धन्यवाद।